एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के संचरण के दौरान। तो देखो, जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनमें एनर्जी दो फॉर्म में होती है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है। यहाँ से दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कल अगर आपने नोटिस किया हो तो जो डबल ए का ऑफिशियल मॉडल पेपर हमने आपको दिखाया था उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला पूछा गया था, सिंपली फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूले हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक मैग्नेटिक फील्ड का। दोनों फॉर्मूले से बनने वाले कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? तो ये एक वैसा ही फॉर्म क्वेश्चन है कि जो होता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का ट्वाइस होता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का हाफ होता है, या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इक्वल होते हैं, या दोनों जीरो होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको याद रखना है कि दोनों जो है वो इक्वल होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। मेरी कोशिश रहती है, अगर हमें पता चलता है कि कोई इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उससे बनने वाले और कितने तरीके के क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन डबल ए के ऑफिशियल पेपर पे है वो क्या है कि आप दो फॉर्मूले लिखो। याद करने के लिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिक वाला लिख रहे हो आप तो फिर इलेक्ट्रिक का ई स्क्वायर कर दो। मैग्नेटिक का लिख रहे हो हाफ, अभी के अभी याद करा दे रहा हूँ, यहाँ पे बी स्क्वायर लिख दो। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, ये हो गया मैग्नेटिक का फॉर्मूला। लेकिन बस इसमें क्या है कि एप्सिलॉन नॉट ऊपर रहेगा अंश में, और इसमें म्यू जीरो है मैग्नेटिक के लिए, तो मैग्नेटिक परमिटिविटी ये डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का। ये किसका हो गया? मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का। और यही फॉर्मूला जो है ये वाला एयरफोर्स की उसकी डबल ए की मॉडल पेपर में पूछा गया था कि ऊर्जा घन तो बताओ वैद्युत क्षेत्र का। तो आप समझ पा रहे हो, ये हो गया मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र का, और ये हो गया किसका? वैद्युत क्षेत्र का। यही पूछा गया था, और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या किसका दोगुना होता है। तो क्या आप याद रखोगी कि वैद्युत क्षेत्र ऊर्जा घनत्व जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा घनत्व के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता, और ये क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, मैग्नेटिक परमिटिविटी, इसका मात्रक होता है क्या? इसके जो मात्रक होते हैं वो भी आप याद रखना, इनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी याद रखना। ठीक है, अब यहाँ से और एक तरीके का क्वेश्चन बन सकता है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको हर जो पॉइंट बता रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया, हाफ आपको इलेक्ट्रिक का लिखना था तो ई का स्क्वायर करा, और एप्सिलॉन नॉट इसमें अंश में ही रहा। और उसका बताया तो हाफ आपने मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर कर दिया, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर में आ गई मैग्नेटिक परमिटिविटी। लेकिन सर मैंने आपको ये भी बताया कि दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर इक्वल होते हैं तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? दोनों का सम। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि टोटल एनर्जी के फॉर्म में क्वेश्चन बन सकता है। पूछेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के संचरण के दौरान टोटल एनर्जी क्या होगी। तो टोटल एनर्जी का मतलब इसका और इसका सम। अब एक बात ध्यान से नोटिस करना, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो अब मेरी बात थोड़ा ऑब्जर्व करना, अगर ये और ये इक्वल हैं, ठीक है, अभी हमने आप इस क्वेश्चन में बताया सी आंसर, यानी कि दोनों इक्वल हैं। तो अगर दोनों इक्वल हैं तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ और हाफ जोड़ के पूरा हो जाएगी एक। मतलब अगर हाफ आपके पास लिखा है एक्स और आपके पास लिखा है हाफ वाई, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, और अगर हम दोनों का सम करेंगे और एक्स और वाई अगर इक्वल हैं तो चाहे हम एक्स लिख लें चाहे हम वाई लिख लें, यानी कि टोटल एनर्जी की जगह पे आप चाहे एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिख सकते हो, चाहे आप बी स्क्वायर बटे म्यू जीरो लिख सकते हो। बात मेरी समझना ध्यान से, टोटल एनर्जी की जगह पे, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, और अगर इक्वल हैं तो हमने ऐसे इससे बताया हाफ एक्स अगर बराबर है हाफ वाई के, तो हाफ एक्स प्लस हाफ वाई को चाहे एक्स लिख लो चाहे वाई लिख लो, आधा आधा जोड़ के सीधा एक बन जाएगा। तो टोटल एनर्जी चाहे ये हो सकती है चाहे ये हो सकती है। टोटल एनर्जी का फॉर्म आपको समझ में आया? अब क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा कि टोटल, अगर अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपसे पूछा जाएगा टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी चाहे तो दो गुना कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की, चाहे दो गुना कर दो मैग्नेटिक फील्ड की। बात समझ में आ रहा है? चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का दो गुना हो जाएगी टोटल एनर्जी, क्योंकि अगर दोनों, अब आशा करता हूँ कि अब ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, आपको इतना समझ में आया होगा। आप इतना याद रखना कि दोनों इक्वल होती हैं और दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं, फॉर्मूले भी मैंने साथ ही साथ याद करा दिए। अब दूसरी बात यहाँ से एक और याद रखना कि आपका जो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ई बटे जो बी होगा, चाहे ऐसे कर लो कि उनके सदिशों के आयामों का अनुपात जो होता है वो सी के इक्वल आता है, जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है उसके इक्वल आता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरी बात आप याद रखना ये कि जो म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो है, इसका जो अगर ये जो होता है ये सी के डायमेंशन के इक्वल, यानी कि इसकी वैल्यू सी होती है। अब इसको कई तरीकों से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। अगर ये आपका पूछा, ठीक है,
आशा करता हूँ ये दोनों पॉइंट भी आप लिख लोगे। और जो बच्चे एयरफोर्स ग्रुप XY की कंप्लीट प्रिपरेशन बेसिक से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है लक्ष्य बेलगाम बैच। यहाँ पे ग्रुप XY से रिलेटेड हर चैप्टर वाइज पूरा जो प्रिपरेशन है वो फुल्ली कराई जाएगी, चाहे वो आपकी GS हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो और चाहे इंग्लिश हो। तो इसकी बिगिनिंग हुई है 15 अप्रैल से। तो यू कैन इनरोल इन दिस बैच। इस बैच में इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट उस बैच की पहुँच जाएंगे वहाँ पे। और वहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन जब आएंगे तो यहाँ पे मेरा रेफरल कोड है, जिसको आप अगर अप्लाई करते हो तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, लक्ष्य 12। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। अगर आप इस बैच में कंप्लीट बैच में इनरोल करना चाहो तो आप कर सकते हो। एन इक्वल रजिस्टर पहले जोड़े जाते हैं सीरीज़ में, उसके बाद जोड़े जाते हैं पैरेलल क्रम में। तो मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? क्वेश्चन बहुत प्यारा है। तो देखो, मैक्सिमम का मतलब होता है वो सीरीज़ में जोड़ा गया, क्योंकि सीरीज़ में जोड़ने पे ही तो मैक्सिमम मिलता है। क्या होता है सीरीज़ में N1 + N2 + N3 ऐसे जुड़ जाते हैं। तो सीरीज़ का अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो NR आ जाएगा, क्योंकि सभी सीधा जुड़ते चले जाते हैं। और न्यूनतम का मतलब पैरेलल में क्या हो जाएगा, R/N हो जाएगा। तो यही तो रेशियो में निकालना था। R से R कट गया और N ऊपर जाके N² बन गया। तो आंसर हो गया C ऑप्शन। बहुत सारे बच्चों को इस कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई है। तो मेरे भाई, एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही परफॉर्म करना है, आपको परफॉर्मर बनना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये तो सब बच्चे करते हैं कि पहले सबको पहले R मान लेंगे, फिर R1 + R2 + R3 ऐसे सीरीज़ में जोड़ेंगे N तक। फिर पैरेलल में 1/R = 1/R1 प्लस सबको इक्वल है तो ये NR हो जाएगा। ये इक्वल है सभी तो R LCM हो जाएगा, ऊपर N हो जाएगा, फिर इसका R/N हो जाएगा। तो फिर ये कट करेंगे तब N² आएगा। तो ये नहीं करना है, ये इतना नहीं लिखना है। आपको डेकोरेशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने ऑप्शन सही क्लिक किया है तो ये आपको इस बात से सिलेक्शन इंश्योर होता है कि किसने सबसे क्विकली किया है। R डिस्टेंस पे रखे दो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच लगने वाला फोर्स R पे किस तरह से डिपेंड करेगा? ये क्वेश्चन तो मैं क्या ही कहूँ, लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है हर पेपर में, चाहे वो एयरफोर्स का आप दोगे चाहे नेवी का दोगे, ऐसा एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अब डाइपोल के कारण ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को केयरफुली, क्योंकि 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों ही मैं आपको बता दूं। अगर डाइपोल के कारण उसके अच्छी स्थिति पर विभव की बात करेगा तो विभव का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 P/r²। यानी कि विभव की बात करेगा तो R² के डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, बात समझ रहे हो? अगर डाइपोल के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगा तो वो होता है 1/4πε0, और एक्सियल पे होता है 2P/r³ और नॉन एक्सियल पे P/r³। यानी कि अल्टीमेटली R की क्यूब के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देख रहे हो, डाइपोल के कारण वो आंसर बदल रहे हैं। और ये जो बड़ा फेमस क्वेश्चन है R डिस्टेंस पे रखे, जो फोर्स की बात करेगा डाइपोल के कारण, 2 डाइपोल हैं वो R डिस्टेंस पे रखें तो फोर्स जो रहेगा वो 1/r⁴। आशा करता हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो इसमें ये R² कहो या R⁻² कहो, इसमें R³ कहो या R⁻³ कहो, इसमें R⁴ कहो चाहे R⁻4 कहो, यानी कि इसका आंसर हो गया D ऑप्शन। आशा करता हूँ समझ में आई है बात। और ये इस तीनों साथ में बता दिए मैंने, और इन तीनों में ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि R डिस्टेंस पे रखे 2 डाइपोल। ठीक है, ठीक है। अब अगर बात करें, हमने आपको बताया कि एक क्वेश्चन और बनता है जहाँ पे कहेगा कि E जहाँ पे 0 है तो V R पे किस तरह से निर्भर करेगा। एक ऑप्शन होगा V समानुपाती 1/R, या V समानुपाती R, या V समानुपाती 1/R², या V बराबर नियत रहेगा जो R पे निर्भर नहीं करेगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर यही D हो जाएगा जब E 0 कह देगा। ठीक है, वैसे तो हमने आपको बताया डाइपोल के कारण अगर द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पे कहेगा तो R² हो जाएगा। सिंपली अगर देखा जाए तो V 1/R भी होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी कन्फ्यूजिंग हैं। तो एक काम करना आप लोग कि अभी आप अच्छी और निरक्षी स्थिति के ये विभव के, इलेक्ट्रिक फील्ड के, फोर्स के, ये सारे फॉर्मूले देख लेना, क्योंकि कहाँ पे R³ ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है। मैं आपको अभी कितना भी समझा दूं, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आगे आने वाले आप कल परसों तक ही सारी चीज़ें इधर का उधर कर दोगे। तो इन चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड तरीके से, ये 3-4 चीज़ें हैं, एक विभव और इलेक्ट्रिक फील्ड, इनको आप अच्छे से लिखो और सारे फॉर्मूलों को फिर कंपेयर करो। फिर देखो किस में निरक्षीय में, अब पता चले निरक्षीय में आपका वो जो V है वो 0 होता है, निरक्षीय स्थिति में निर्भर V जो होता है वो 0 होता है, लेकिन आप इलेक्ट्रिक फील्ड का निरक्षीय वाला ठोक के चले आए जिसमें होता है P/r³। तो मेरे समझाने का मतलब सिर्फ यही है कि मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें आपको खुद एफर्ट लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप गलत ही करके। क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष जल और कांच यानी कि वाटर और गिलास के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं वो 4/3 एंड 5/3 हैं। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा?
ऐसा ही क्वेश्चन डेफिनेट है आपके अपकमिंग एग्जाम में आएगा, और इसमें ध्यान से पढ़ना। कभी कांच, हीरे, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं एक फार्मूला याद कराऊँ, उसको आप याद कर लो, फिर बताऊंगा कोई भी क्वेश्चन है आप उसी फार्मूले से कैसे करोगे। जैसे इसमें पूछा गया है कांच का जल के सापेक्ष, यानी कि WNG, वाटर के सापेक्ष गिलास का जो है वो ANG/ANW। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कोई भी तरह का क्वेश्चन आ जाए कैसे आप कर पाओगे। आपने देखना है, जैसे कांच का पूछा गया है जल के सापेक्ष, तो जिसका पूछा गया है वो सफिक्स में आगे रहेगा, और जिसके सापेक्ष पूछा गया है वाटर के सापेक्ष तो वो इधर। अब जो जिसका पूछा गया है एयर के सापेक्ष उसका ऊपर रखोगे, और जिसके सापेक्ष है W एयर के सापेक्ष उसका नीचे रखोगे। आशा करता हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इसको करवा दूँ। जैसे एयर के सापेक्ष गिलास का, तो गिलास का कितना है, जल का जो है एयर के सापेक्ष वो 4/3 है, और गिलास का जो है वो 5/3 है, और पूछा गिलास का गया था तो ऊपर हमें रखना है गिलास वाला, तो गिलास वाला है 5/3, और नीचे रखना है वाटर वाला जिसके सापेक्ष पूछा गया है, तो 4/3। अब हमारा आंसर आ गया 5/4। ठीक है, थोड़ा अगर जल्दबाजी कर देते तो आंसर हमारा 4/5 आने की भी प्रोबेबिलिटी थी। हमारा आंसर जल्दबाजी में 20/9 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पे आंसर सी हो गया। अब मैं आपको बताऊँ, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपको ना तो फॉर्मूले के बारे में सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, बस आप इधर देखना, आपको 2 यहाँ पे दिए जाएंगे रेशियो, तीसरा पूछा जाएगा। अब जो पूछा गया है उसमें ये देखना कि किसका पूछा गया है, कांच का पूछा गया है, किसके सापेक्ष, का और के, इन 2 शब्दों पे ध्यान देना। ये टेक्निक आपको कोई नहीं बताएगा। का जो प्रैक्टिकल पॉसिबल है वो बात मैं बता रहा हूँ, का और के देखना। तो जिसका पूछा गया है वो ऊपर रख देना, जिसके सापेक्ष पूछा गया है वो नीचे, यानी कि एयर के सापेक्ष जिसका पूछा गया, जैसे कांच का पूछा गया था तो जल और कांच में कांच वाला ये था 5/3, तो 5/3 ऊपर रख दिया, और के मतलब किसके सापेक्ष, जल के, तो जल का नीचे रख दिया, 4/3 नीचे रख दिया, तो आंसर 5/4 आ गया। तो इस तरह का एक क्वेश्चन डेफिनेट है।